हेलो स्टूडेंट्स, अत्री नॉलेज चैनल में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे गोलीय दर्पण यानी स्फेरिकल मिरर के बारे में। इससे पहले हमने समतल दर्पण के बारे में जाना है। तो आपने देखा कि दर्पण एक पारदर्शी तल के एक ओर चमकदार पॉलिश करके बनाए जाते हैं। यानी कोई भी पारदर्शी तल है, उसके अगर एक और हम चमकदार पॉलिश कर देंगे तो वह दर्पण की तरह व्यवहार करने लगता है। अगर वो तल समतल है, एक समान है, तो हमने उसे कहा था समतल दर्पण। जैसा कि ये एक समान तल है, तो इस प्रकार के दर्पण को हम प्लेन मिरर यानी कि समतल दर्पण कहते हैं। लेकिन यदि वे तल जो है गोलीय है, वक्राकार है, कर्व्ड है, तब हम कहते हैं गोलीय दर्पण यानी स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर बनते कैसे हैं? तो देखिए, कांच के किसी खोखले गोले को, जैसे जिस प्रकार देखिए कांच का एक खोखला गोला है और उसे बीच में से हम कट कर दें, और कट करने के बाद उसके किसी एक तल पर पॉलिश कर दें। चाहे तो इस तल पर पॉलिश कर दें हम, यानी इस साइड अगर हम पॉलिश करेंगे तो एक तरीका ये हो सकता है, या हम भीतर की साइड पॉलिश करते हैं तो वह गोलीय दर्पण बन जाते हैं। यानी गोलीय दर्पण ऐसे दर्पण जिनका परावर्तक तल गोलीय होता है, यानी वक्राकार होता है, यानी कि कर्व्ड होता है, उन्हें हम गोलीय दर्पण कहते हैं। तो दो कंडीशन निकल के आई है भाई। अगर ये वाली ए कंडीशन को देखें, जब हमने बाहर की साइड पॉलिश की तो इस प्रकार से ये बाहर की साइड पॉलिश हो जाएगा और परावर्तक तल जो है दबी हुई सतह हो गया। प्रकाश का परावर्तन जो है दबी हुई सतह से हो रहा है यहां पर। दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि पॉलिश हम अंदर की साइड करें तो प्रकाश का परावर्तन जो है उभरी हुई सतह से होगा। तो दो स्थितियां गोलीय दर्पण की बनती है। जब हम किसी कांच के खोखले गोले को काटकर उसके एक तल पर पॉलिश करते हैं तो दो कंडीशन बन सकती हैं। एक कंडीशन वह है जिसमें प्रकाश का परावर्तन दबी हुई सतह से होता है, और एक कंडीशन वह है जिसमें प्रकाश का परावर्तन उभरी हुई सतह से होता है। तो इन्हें अलग अलग नाम दिए गए हैं। ऐसा गोलीय दर्पण जिसमें परावर्तक तल यानी प्रकाश का परावर्तन दबी हुई सतह से होता है, उन्हें हम कहते हैं अवतल दर्पण। यानी ये ऊपर जो दर्पण है, ये कैसा दर्पण है स्टूडेंट्स? अवतल दर्पण, कॉनकेव मिरर। और यदि प्रकाश का परावर्तन या दर्पण का परावर्तक तल उभरा हुआ है या प्रकाश का परावर्तन उभरी हुई सतह से होता है, इस प्रकार के दर्पण को हम कहते हैं उत्तल दर्पण। क्योंकि दर्पणों में आप जान चुके हैं कि दर्पणों में प्रकाश का परावर्तन होता है। अपने तल पर पड़ने वाली प्रकाश किरणों को वे उसी माध्यम में क्या कर देते हैं? मोड़ देते हैं, वापस कर देते हैं। तो दर्पणों से सदैव प्रकाश का परावर्तन होता है। समतल दर्पण आपने पढ़ा है, उसके द्वारा प्रतिबिंब बनना भी देखा है आपने। आज हम गोलीय दर्पण की बात कर रहे हैं। तो गोलीय जब नाम स्फेरिकल जुड़ा है तो ये स्फीयर से ही बना है। कांच के खोखले गोले को काटेंगे, बीच में से काट कर उसके एक तल पर चमकदार पॉलिश कर देंगे। इस तरह से हमें दो तरह के दर्पण प्राप्त हो जाएंगे, एक अवतल दर्पण और एक उत्तल दर्पण। जिस प्रकार से आप देखिए, अगर ये एक स्पून को देखिए, इस स्पून में आपको दो तरह की कंडीशन दिखाई दे। एक ये इसकी दबी हुई सतह है ये, और एक इसकी उभरी हुई सतह है ये। तो जब प्रकाश का परावर्तन इस दबी हुई सतह से होता है, यानी इस सतह से होता है, ऐसे दर्पणों को हम कहते हैं अवतल दर्पण। और जब प्रकाश का परावर्तन उभरी हुई सतह से होता है तो ऐसे दर्पण कहलाते हैं उत्तल दर्पण। इज दैट क्लियर? तो गोलीय दर्पण दो प्रकार के हो गए, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। अब हम इसमें आगे बढ़ेंगे, इनसे संबंधित कुछ परिभाषाएं हम देखेंगे कि भाई क्या क्या परिभाषाएं हैं। सबसे पहले आती है, ये जो गोलीय दर्पण है, इनकी वक्रता त्रिज्या, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है? आपने देखा कि गोलीय दर्पण किसी खोखले गोले के बने होते हैं
और जब भी कोई गोला बनता है तो उसके अंदर एक सेंटर होता है और तभी वो बनता है। तो गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले के बने होते हैं उस गोले के केंद्र को गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। निश्चित रूप से ये जो वक्रता केंद्र होगा, अगर यहां पर ये सेंटर है तो वक्रता केंद्र जो है दर्पण से बाहर है, वो दर्पण का हिस्सा नहीं है, क्योंकि वो तो सेंटर खोखले हिस्से में है, खोखले भाग में कहीं है। तो इसे हम सेंटर ऑफ कर्वेचर को अंग्रेजी के कैपिटल अक्षर C से प्रदर्शित करते हैं। अगर हम देखेंगे गोलीय दर्पणों में अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में वक्रता केंद्र की अगर हम बात करेंगे तो आप देखेंगे कि इसमें केंद्र इधर होगा, दर्पण की तरफ होगा, परावर्तक तल की तरफ है इसमें केंद्र। और जबकि ये जो उत्तल दर्पण है इसमें जो वक्रता केंद्र है वो कहाँ है, पॉलिश वाली तल की तरफ है और यहाँ पे परावर्तक तल की तरफ है। तो ये बात हमें ध्यान में रखनी है। वक्रता केंद्र क्या होता है, गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले के बने होते हैं उस गोले के केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। इज दैट क्लियर? अब ये जो हमने कट किया है, मान लिया अगर हमने कट कर ली कोई हिस्सा, कहीं से भी कट कर सकते हैं हम। अगर हम यहां से कट करेंगे तो भी हमारे पास ये दर्पण आ रहा है, बिल्कुल बीच में से कट करके बनाएंगे तो भी हमारे पास दर्पण आ रहा है ना। कट हम कहीं से भी कर सकते हैं गोले को। तो कट करने के पश्चात हमारे पास ये पूरा का पूरा हिस्सा सब प्राप्त हुआ है। अब ये जो पूरा का पूरा हिस्सा है गोलीय दर्पण का, ये पूरा का पूरा हिस्सा, इसकी जो परिधि है, ये जो चाप बन रहा है, इसे हम कहते हैं गोलीय दर्पण का द्वारक, अपर्चर। क्या कहते हैं, गोलीय दर्पण का द्वारक। ये पूरा का पूरा गोलीय दर्पण का द्वारक है, ये इधर से गोलीय दर्पण का द्वारक है। और ये जो यानी ये पूरा का पूरा इस प्रकाश का परावर्तक तल बन गया है, पूरा का पूरा जो द्वारक बना है, और ये पूरा का पूरा इधर से प्रकाश का द्वारक बना, इसे हम क्या कहते हैं, गोलीय दर्पण का द्वारक। तो वक्रता केंद्र समझ में आया है आपको, दर्पण का द्वारक समझ में आया है। तीसरी चीज है दर्पण का ध्रुव, पोल क्या होता है। तो गोलीय दर्पण का जो ये परावर्तक तल है, ये छोटा भी, मैंने कहा था छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी। अगर ये यहां से अगर हम गोलीय दर्पण इतना बड़ा लेते मान लिया, तो अब द्वारक यहां से लेके यहां तक हो जाता। अब यहां पे कंडीशन देखिए, ये मैंने 3 दर्पण बनाए, अगर मैं यहां तक काट रहा हूं तो ये भैया द्वारक यहां से लेके यहां तक का है, और अगर मैं इतना काट देता हूं तो द्वारक यहां से लेके यहां तक का हो जाता है। अगर मैं इसे इधर से काट देता हूं तो द्वारक यहां से लेके यहां तक हो जाता है। ये इसका परावर्तक तल भी है ना, तो जिस पे पॉलिश है वो परावर्तक तल। तो दर्पण का जो परावर्तक तल है उसके मध्य बिंदु को, उसका जहां पर भी मध्य बिंदु होगा उसे दर्पण का ध्रुव कहते हैं। यानी ये दर्पण का ध्रुव बन गया, और इसे अंग्रेजी के कैपिटल अक्षर P से प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि ध्रुव को अंग्रेजी में कहते हैं पोल, और पोल का पहला अक्षर है P, तो इसे ही कैपिटल अक्षर से हम लिख देते हैं। क्लियर हुआ? दर्पण का ध्रुव क्या होता है, जो परावर्तक तल है उसका मध्य बिंदु, ये परावर्तक तल है, इसका मध्य बिंदु ये बन रहा है, तो इसका P ये होगा। वक्रता केंद्र आपको पता लगा, दर्पण का ध्रुव पता लगा, और दर्पण का द्वारक या परावर्तक तल पता लगा। अब आते हैं मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है। तो देखिए, दर्पण के वक्रता केंद्र और ध्रुव से होकर जाने वाला जो रेखा है, जो अक्ष है, उसे दर्पण का मुख्य अक्ष कहते हैं। ये दर्पण का है C और ये दर्पण का है P, और यहां से जाते हुए अगर हम कोई एक काल्पनिक रेखा खींचे तो उसे ही हम कहते हैं दर्पण का मुख्य अक्ष। तो ये जो रेखा जा रही है बीच में से, इसे हम क्या कहते हैं, दर्पण का मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस। ये दर्पण का मुख्य अक्ष है, ये है मुख्य अक्ष।
तो समझ में आ गया मुख्य अक्ष क्या होता है कि भैया दर्पण के वक्रता केंद्र से, ये है वक्रता केंद्र और ये ध्रुव, और इनसे होकर जाने वाली रेखा जो है, इनसे होकर जाने वाला अक्ष है, इनसे होकर जाने वाली जो काल्पनिक रेखा है उसे ही दर्पण का मुख्य अक्ष हम कहते हैं। तो हमने ध्रुव के बारे में जान लिया, वक्रता केंद्र के बारे में जान लिया, अब जानेंगे वक्रता त्रिज्या के बारे में। वक्रता त्रिज्या क्या होती है? तो ये बिल्कुल ऐसे ही है, देखिए आप सपोज कीजिए कोई वृत्त खींचेंगे तो उसका एक केंद्र होगा, यहां पर दर्पण में गोले से खींचा है तो इसका गोले के केंद्र को हमने वक्रता केंद्र कहा। और हम मैं कहूं रेडियस क्या होगी तो आप कहेंगे यहां से लेके इसकी परिधि तक की जो दूरी है उसे हम क्या कहेंगे, दर्पण, इसे त्रिज्या कहते हैं वृत्त की। ऐसे ही यहां पर है, जो दर्पण का वक्रता केंद्र है उससे लेकर दर्पण के किसी भी जो द्वारक है, जो परावर्तक तल है, कहीं तक की दूरी को देख लीजिए, वो दर्पण की क्या कहलाएगी, वक्रता त्रिज्या कहलाएगी। अब अगर हम इसे मुख्य अक्ष पे केंद्रित करें तो दर्पण के वक्रता केंद्र और ध्रुव तक की दूरी को दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। दर्पण के वक्रता केंद्र से और ध्रुव तक की जो दूरी है स्टूडेंट्स, उसे हम कहते हैं दर्पण की वक्रता त्रिज्या, चाहे वो अवतल दर्पण हो चाहे उत्तल दर्पण हो। ये परिभाषाएं दोनों के दोनों दर्पणों पे अप्लाई हैं, चाहे वो उत्तल दर्पण हो चाहे वह अवतल दर्पण हो। तो यहां से लेके यहां तक की जो दूरी है इसे हम कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, और इसे हम करते हैं कैपिटल आर से। इसे हम कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर और इसे हम कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं। और यहां पर ये रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी वक्रता त्रिज्या रहेगी यहां से लेके यहां तक की दूरी। तो पता लगा वक्रता त्रिज्या क्या होती है। अब एक मुख्य परिभाषा को हम पढ़ेंगे दर्पण के फोकस के बारे में। तो क्या होता है फोकस, ये परिभाषा इंपॉर्टेंट है, जरा ध्यान से इसे समझना है। तो देखिए क्या है, दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें, ये दर्पण है, ये एक दर्पण है, ये इसका मुख्य अक्ष है, ये इसका मुख्य अक्ष है, इसके समांतर आने वाली प्रकाश किरणें, यानी कि अगर मैं कहूं मुख्य अक्ष के समांतर आई, तो आप देख रहे हैं ये मुख्य अक्ष के समांतर आई रेखा, यहां पर ये आई है, और ये प्रकाश की किरण ये भी दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आई, ये मुख्य अक्ष के समांतर हैं। तो देखिए दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण, अब जब किरण आई है और दर्पण से टकराई है तो दर्पण क्या करेगा, उसे परावर्तन करेगा। तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर गुजरती है, ये यहां से आएगी और आने के बाद मुख्य अक्ष के किसी ना किसी बिंदु से गुजर कर जाएगी। जिस भी बिंदु से गुजरती है या गुजरती प्रतीत होती है, यहां से प्रकाश की किरण आई, ये टकराई दर्पण से, परावर्तित हुई, और परावर्तन होने के पश्चात ये जब चल रही है तो हमने देखा मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर ये जा रही है या जाती प्रतीत हो रही है, इसमें इस केस में तो जा रही है, उसे ही दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं या फोकस कहते हैं, और इसे करते हैं कैपिटल एफ से। इस केस में अगर हम देखें तो ये प्रकाश की किरण गई है और दर्पण से जब परावर्तित हुई है तो आर पार तो नहीं जाएगी, परावर्तन के पश्चात तो इसे जाना इधर से ही है, तो यहीं से ये परावर्तित हो गई ये। लेकिन हमने पीछे की तरफ देखा इसे कि भाई ये किसी मुख्य अक्ष के किसी बिंदु से, ये मुख्य अक्ष से किसी बिंदु पर मिलती प्रतीत हो रही है, तो यहां पर इसे दर्पण का फोकस कहते हैं। तो मैं परिभाषा को एक बार रिपीट कर रहा हूं, दोनों में अप्लाई होगी ये। दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर, ये मुख्य अक्ष है और इसके समांतर आने वाली प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात, दर्पण से परावर्तन के पश्चात, दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती प्रतीत होती है, उसे दर्पण का मुख्य फोकस, या यहां पर तो केवल फोकस से भी काम चलेगा, उसे दर्पण का फोकस कहते हैं। और इसे अंग्रेजी के कैपिटल लेटर
एफ से प्रदर्शित करते हैं। तो यहां से होकर गई तो ये मुख्य ये फोकस है, इसे हमने लिखा एफ से, ये एफ है। और ये आपने देखा कि जिधर सी है उधर ही उसका एफ है, वक्रता केंद्र या एफ भी इधर ही। इज दैट क्लियर? तो फोकस का कंसेप्ट समझ में आया। अब आती है फोकल लेंथ, फोकस दूरी। तो यह है दर्पण के मुख्य फोकस से ध्रुव तक की दूरी को दर्पण की फोकस दूरी कहते हैं। ये फोकस है और ये ध्रुव है, यहां से लेके यहां तक की दूरी ये एफ है, ये इसका पी है। तो यहां से लेके यहां तक की दूरी जो है फोकस दूरी कहलाती है, और इसे हम स्मॉल एफ से लिखते हैं। फोकस दूरी को स्मॉल एफ से लिखा जाता है। इज दैट क्लियर? फोकस दूरी समझ में आई है, फोकस समझ में आया है, वक्रता केंद्र समझ में आया है, वक्रता त्रिज्या समझ में आया है, दर्पण का ध्रुव समझ में आया है, दर्पण का मुख्य अक्ष समझ में आया। एक होता है फोकस तल। अब देखिए ये सबके सब आप देखें कि हॉरिजॉन्टल है, और जो फोकस तल है वो फोकस तल वास्तव में फोकस से होकर जो जाने वाला वर्टिकल तल है, इसे हम स्टूडेंट्स फोकस तल कहते हैं। तो ये जो तल है ये फोकस तल बना है। ऐसे ही यहां पर अगर ये तल बनेगा तो ये क्या बनेगा? फोकस तल बनेगा। कभी कभी फोकस तल को भी हमें समझ लेना चाहिए, ये कंफ्यूज ना करे कि भाई ये क्या नई चीज आ गई है। तो मैंने फोकस तल के बारे में भी आपको बताया है। इज दैट क्लियर? तो दोनों दर्पण, चाहे वो अवतल दर्पण हो चाहे उत्तल दर्पण हो, उससे संबंधित परिभाषाएं लगभग बराबर हैं। केवल जो मुख्य फोकस है या फोकस है उसमें चलता है कि भाई एक में प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष पे मिलती हैं और दूसरे में मुख्य अक्ष पे मिलती प्रतीत होती हैं। तो ये पॉइंट्स आपको याद रखने चाहिए, क्योंकि जब हम दर्पणों में, गोलीय दर्पणों में प्रकाश का परावर्तन और प्रतिबिंब बनने का अध्ययन करेंगे तो इन चीजों की आवश्यकता पड़ेगी, ये चीजें हमें बार बार जरूरत पड़ेगी। तो इनके बारे में हमें अच्छी तरह से क्लियर हो जाना चाहिए। इज दैट क्लियर? तो देखते हैं कि भाई अब ये जो फोकस है और वक्रता त्रिज्या है, वक्रता त्रिज्या को कहा गया, वक्रता त्रिज्या को कहा गया भैया कैपिटल आर, और फोकस दूरी को कहा गया स्मॉल एफ। और आप देख रहे हैं कि ये यहां से लेके यहां तक ये आर है और यहां से लेके यहां तक ये एफ है। क्या इनमें आपस में कोई रिलेशनशिप है? क्या इनमें आपस में कोई संबंध है? तो संबंध है। ये जो आर है यहां से लेके यहां तक, ये जो फोकस दूरी है यहां से यहां तक, ये इसका दुगुना है। तो आर इजकल टू आर बराबर है 2 गुना एफ, यानी वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी का दुगना होती है। जब हम संबंध की बात करते हैं तो एक मैं कहूं, ये दो चीजें लूं, मैं कहूं एक चीज ये है और एक चीज ये है, मैं कहूं ये जो है इसका दुगना है, तो ये क्या है इसका? आप कहेंगे इसका आधा है। तो संबंध दोनों तरफ से पता होना चाहिए। अगर मैं यहां से f निकाल लूं तो f इजिकल टू हो जाएगा 2 इधर जाएगा डिवाइड में, तो r अपॉन 2। इन दोनों में से कोई भी बात आप लिख सकते हैं। SI पद्धति में चाहे, क्योंकि ये दूरियां हैं, चाहे वो फोकस दूरी है चाहे वो वक्रता त्रिज्या है, इनका मात्रक मीटर होता है। तो ये मीटर में प्रदर्शित की जाएंगी, इस बात को हमें ध्यान में रखना है। आगे हम जो दर्पण है इनकी परिभाषाएं देखी हैं, आगे हम इनके द्वारा प्रतिबिंब का बनना भी देखेंगे, समझेंगे किस प्रकार से प्रतिबिंब बनता है। तो आज का जो आपने सीखा है उसे एक बार कंसाइज कर देते हैं। गोलीय दर्पण, गोल खोखले गोले को एक और पॉलिश करके बनाए जाते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं। अवतल दर्पण जिनमें प्रकाश का परावर्तन दबी हुई सतह से होता है, उत्तल दर्पण जिसमें प्रकाश का परावर्तन उभरी हुई सतह से होता है। ये गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले के हिस्से होते हैं उस गोले के केंद्र को कहते हैं दर्पण का वक्रता केंद्र, और वक्रता केंद्र से को करते हैं प्रदर्शित कैपिटल सी से। जो दर्पण होता है इसका जो द्वारक है उसके मध्य बिंदु को कहते हैं दर्पण का ध्रुव, और इसे प्रदर्शित करते हैं कैपिटल पी से। दर्पण के वक्रता केंद्र और ध्रुव से होकर जाने वाली एक जो अक्ष है उसे कहते हैं दर्पण का मुख्य अक्ष।
दर्पण के ध्रुव से और दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र तक की दूरी कहलाती है दर्पण की वक्रता त्रिज्या। दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर जाती हैं या जाती प्रतीत होती हैं उसे कहते हैं दर्पण का फोकस। और दर्पण के फोकस से ध्रुव तक की दूरी को कहते हैं दर्पण की फोकस दूरी, और इसे प्रदर्शित करते हैं स्मॉल एफ से, जबकि फोकस को प्रदर्शित करते हैं कैपिटल एफ से। अब आर और एफ में क्या संबंध होता है? आर एफ का दुगना होती है। तो ये पॉइंट्स आज आपको अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। अगले वीडियो में हम गोलीय दर्पण के द्वारा प्रकाश का परावर्तन और उनके द्वारा प्रतिबिंब बनने की स्थितियों का अध्ययन करेंगे। आशा है आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही होंगी। तो लाइक करने में आप कंजूसी कर रहे हैं और सब्सक्राइब करने में आप कंजूसी करते हैं। प्लीज जब आप वीडियो देखें तो कम से कम एक लाइक जरूर किया कीजिएगा, जिससे हमारा मनोबल बढ़ता है और हम आपको दुगने उत्साह के साथ नई वीडियो प्रेषित करते हैं। तो जब तक के लिए धन्यवाद, और चैनल को करिए ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब।